So hello and good evening to all of you. So welcome to my channel. I'm Vishali Kaushik here. So let's start your second lecture of 11th class, and the name of this chapter is Unit and Measurement. So in this video now we are going to study direct and indirect method, and in the previous video we have discussed आपका जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल वाई वी नीड टू दी मेजरमेंट की हमें क्या ज़रूरत है, फिजिकल हमें क्वांटिटीज़ की ज़रूरत क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, व्हाट आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड व्हाट आर दी फंडामेंटल यूनिट्स एंड द डिराइव्ड यूनिट एंड सिस्टम सिस्टम ऑफ द यूनिट्स एंड द बेसिक सिस्टम, पॉपुलर सिस्टम, बेसिक यूनिट दैट इज एसआई सिस्टम, 7 फंडामेंटल यूनिट्स. अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू इट देन कम टू दिस वीडियो. ओके, लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक अगेन. सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड. देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड पे जाने से पहले आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ लीजिए. देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है आपका, एक्चुअली इट इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास, ये ऑप्शनल है आपके लिए, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप देखेंगे, क्योंकि आप जनरली सुनते ही रहते हैं कि द रेडियस ऑफ द अर्थ अप्रोक्सीमेटली जस्ट लाइक दिस एंड द रेडियस ऑफ मून एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज. तो आप वहाँ मैग्नीट्यूड की ही बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में ही आप बात करते हैं, अप्रोक्सीमेशन में बात करते हैं जब आप जनरली बात करते हैं इन डिस्टेंसेस के बारे में, मतलब लार्ज डिस्टेंस की अगर हम बात करें क्लियरली. सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, जो मैग्नीट्यूड होता है फिजिकल क्वांटिटी का, वो एक्चुअली आप किस फॉर्म में लिखते हैं, n × 10⁻⁻⁴, दैट इज n क्या है यहाँ पर, नंबर बिटवीन 1 to 10, मतलब जो नंबर होता है आपका 1 से लेके 10 के बीच में यहाँ पर होना चाहिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपकी जनरल लाइफ से भी कोरिलेट करता है, तो आपको पता होना चाहिए. तो n यहाँ पर क्या होगा, नंबर बिटवीन 1 to 10. x क्या होता है आपके, x में पॉजिटिव और नेगेटिव, पावर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. क्लियर? n इज इक्वल और स्मॉलर. देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि जो n का कंपैरिजन करेंगे आप किस नंबर से करेंगे, n का कंपैरिजन आप करेंगे, क्योंकि ये जो नंबर है आपका n जो होता है 1 से लेके 10 के बीच में, तो 1 × 10 आप इसका अगर अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 3.16 के. सो एग्जांपल ले लीजिए, अगर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, जो डिस्टेंस है आपकी, द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, सन से लेके अर्थ तक की क्या डिस्टेंस जो हम एक्चुअली कंसिडर करते हैं, 1.49 × 10⁸ किलोमीटर. ये डिस्टेंस आप लोग मानते हैं अर्थ और सन के बीच में, 1.49 × 10⁸ किलोमीटर. सो 1.49, देखिए इसके लिए आपको क्या लेना है, 1.49 × 10⁸ के लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, 1. वाई वी आर टेकिंग दिस 1. देखिए आप इस नंबर का कंपैरिजन करेंगे हमेशा 3.16 के साथ. अगर ये वैल्यू आपकी 3.16 से स्मॉलर हो जाती है तो उसके स्पेस पर आप लिखते हैं 1. क्लियर? 1.49 इज स्मॉलर देन 3.16, तो ये स्मॉलर देन हो गई है इसके लिए, तो आप इसके लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर 1. और जो आपकी पावर में जो वैल्यू है, 10 पावर में जो आपकी वैल्यू है, ये आप एज इट इज रखेंगे 10⁸. सो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आप क्या कहेंगे कि जो अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस है बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 10⁸ किलोमीटर, इज 10⁸ किलोमीटर. अप्रोक्सीमेशन जब आप बताएंगे आप इसकी जगह पर, दैट मीन्स इन द रिप्लेसमेंट ऑफ 1.49 × 10⁸ किलोमीटर की रिप्लेसमेंट में आप अप्रोक्सीमेटली करके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर 10⁸ किलोमीटर बता सकते हैं. नाउ सी मोर एग्जाम्पल. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी वेल आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, 9.1 × 10⁻31 kg. -31 kg में देखिए 9.1 किसको रिप्रेजेंट करता है, n को, एंड 10⁻31 किसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, 10⁻x के साथ. तो 9.1 बिटवीन इन दोनों के बीच में लाई करना है, कौन से 10 के बीच में, 9.1, बट 9.1 इज ग्रेटर देन 3.16. तो इसके लिए आप क्या लेंगे, 9.1 के स्पेस पर आप रखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10⁻31 एज इट इज. तो 10⁻, ये हो गई आपकी 1. आप इसको सॉल्व करेंगे, -31 + 1 = -30 kg. तो अप्रोक्सीमेशन में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन -10⁻⁻30 kg. सिंपली ये सॉरी सिमिलरली आप अगेन एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वैल्यू है, अगेन आपके पास एग्जाम्पल है, एक्चुअली कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है किसी के लिए. सो 2.2 × 10⁻², 2.2 कंपेयर करिए 3.16 से, इट इज स्मॉलर देन, सो मैग्नीट्यूड विल बी 10⁻². 4.50 10⁻² इज ग्रेटर देन 3.16, तो इसके इस प्लेस पर क्या आ जाएगा, 10 × 10⁻². ये तो आपका एज इट इज रहेगा. क्लियर? दैट मीन्स हम इसको अप्रोक्सीमेटली जब हम बताना चाहते हैं, अप्रोक्सीमेशन में जब हम बताएंगे तो आपको ये नंबर देखना है. इफ़ इट इज़ स्मॉलर
देन आपको क्या रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगी इसके प्लेस पर। और अगर ये ग्रेटर देन हो जाता है देन आप तब आप उसकी प्लेस पे क्या लेंगे, 10। So 10, 4.50 greater than 3.16, 10 multiply 10 raised to power 2 as it becomes 10 raised to power 3. Now it's your homework. ठीक है, आप इसको जब भी आप वीडियो देखेंगे, whenever you will see the video, then after watching the video you have to drop your comment and give me the answer of this value. ठीक है, आप इसका जो आंसर होगा वो आप लास्ट में कमेंट में देकर जाएंगे। क्लियर? सो नाउ व्हाट इज डायरेक्ट मेथड। बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की और इनडायरेक्ट मेथड की। अब इसके डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड देखिए, एक्चुअली डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ कैसे करते हैं आप। डायरेक्ट मेथड मतलब किसी भी लेंथ को अगर आप मेज़र करना चाहते हैं, लेंथ क्या होती है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो स्पेस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच की बात करूँ तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो स्पेस है, जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आप इसे कह सकते हैं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की ये जो डिस्टेंस होगी आप इसे क्या कह देंगे, लेंथ। या फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है आप इसे क्या कह रहे हैं, लेंथ। मतलब लेंथ के मेजरमेंट के लिए देखिए ये तो आप मेजर कर सकते हैं ना इजीली, ठीक है। तो जिन चीज़ों को आप इजीली मेजर कर सकते हो, जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, थ्रू मीटर, स्केल, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर। अभी मे भी शायद आपने इंस्ट्रूमेंट का नाम ना सुना हो, पर कोई बात नहीं, अब आप इसमें आप आगे देखेंगे। और अगर आपको इनकी मतलब देखनी है इमेजेस तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर। क्लियर? अब देखिए इनका यूज़ कहाँ करते हैं सिंपली। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मेजर करना है कि किसी नोटबुक की जो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें देखिए आप अगर बात करें इस बुक की, अगर आपको मेजर करनी है, मतलब आप इसको आराम से स्केल से मेजर करके बता सकते हैं। स्केल से मेजर करके अगर आपसे पूछ जाता है स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है। देखिए लीस्ट काउंट क्या होता है, दो एडजस्टेबल जो आपकी लाइंस होती हैं किसी भी मेजरमेंट में, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी लीस्ट काउंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्केल आप सभी के पास है, उसमें तो जो एडजेसेंट लाइन्स हैं उन दोनों के बीच में जो स्पेस है, जो उन दोनों एडजेसेंट लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपकी लीस्ट काउंट होगी। क्लियर? तो वहाँ आप सभी जानते हैं स्केल का अगर हम देखें वो कितना होता है। आपका स्केल के लिए बात करें तो स्केल की जो लीस्ट काउंट होती है वो होती है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। क्लियर? लेकिन अगर मैं आपसे कहा जाए किसी नोटबुक के एक पेपर की थिकनेस आप मेज़र करिए, तब वो आप कैसे मेज़र करेंगे। देन आप हेल्प लेते हैं स्क्रू गेज की और आपकी वर्नियर कैलिपर की, ठीक है। स्क्रू गेज एंड दी वर्नियर कैलिपर। अब देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट मेथड डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है क्लियरली, बट अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है 10⁻⁵, इसके लिए आप पहले नीचे देख लीजिए। तो सिंपली आपसे क्या करेंगे कि स्केल आप कैसे यूज़ करते हैं, स्केल आपको मेज़र करना है तो भी आप स्केल से मेज़र करके ईजिली बता सकते हो कि इसकी एक्चुअली थिकनेस क्या होगी। क्लियर? सो लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि इस बुक के एक पेज की थिकनेस आप बताइए तो आप कैसे मेज़र करेंगे। उसके लिए हमारे पास अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसका नाम है वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, ठीक है। वर्नियर कैलिपर पूरी लाइन लिख लीजिए, वर्नियर एंड स्क्रू गेज। जो वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज सिमिलर बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई स्फेयर है, छोटा सा स्फेयर है, बहुत ही छोटी टाइप की कोई भी आप बॉब भी कह सकते हैं। अगर आपने कभी बॉब देखा है, पेंडुलम जिसे हम कहते हैं, बॉब ही वो चीज़ है। कोई बहुत ही छोटी सी बॉल अगर आप देखना चाहें, छोटी छोटी जो बॉल्स आती हैं उनको अगर आपको उसका अगर आपको डायमीटर मेजर करना है तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं। क्लियर? स्क्रू गेज के लिए फॉर कॉपर वायर होता है, कॉपर वायर का अगर आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। क्लियर? सो अब देखिए वर्नियर कैलिपर की आपकी जो वो होती है लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की वो कितनी होगी, 1/10 मिलीमीटर, दैट इज 10⁻⁻⁻ के पेज के लिए क्या होती है लीस्ट काउंट 1/100 मिलीमीटर। तो जब आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे देन इट बिकम्स 10⁻⁻5 मीटर। तो ये जो आपके इंस्ट्रूमेंट है ये अप टू दिस वैल्यू, ये यहाँ तक डायरेक्ट मेथड से आप इस तरह की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन इससे छोटी और जिससे बड़ी डिस्टेंसेज है आप उनको मेज़र नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए, आप बताइए आप अर्थ पर है, आपसे और स्टार की जो डिस्टेंस है वो आप कैसे मेज़र करेंगे। कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपकी पहुँच में ना हो, जो आपकी रीचिंग
पॉइंट में ना आए, है ना, एक्सेसिबल जो ना हो आपके लिए। क्लियर? सो द डेफिनेशन इज, कम टू द प्रॉपर डेफिनेशन, डायरेक्ट मेथड, द एवरेज लेंथ रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू मीटर, जो एवरेज लेंथ है जिसकी रेंज कहाँ है, फ्रॉम अ फ्यू मीटर, 10⁻⁻5 मीटर, कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्ट मेथड। आप सिर्फ इस टाइप की लेंथ को ही मेजर कर सकते हैं बाय द डायरेक्ट मेथड यूजिंग स्केल, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। क्लियर? दैट मीन्स 10⁻⁻5, दीज आर द लीस्ट काउंट, है ना। लीस्ट काउंट आपको दोबारा बता देते हैं, रिपीटिंग माई स्टेटमेंट अगेन। दो एडजेसेंट लाइन के बीच में जो आपकी डिस्टेंस होगी, ये मीटर स्केल में देख लीजिएगा, जो दो एडजेसेंट लाइन्स हैं दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या होगी, लीस्ट काउंट होगी। क्लियर? सो नाउ कम टू द इनडायरेक्ट मेथड। देखिए अब इनडायरेक्ट मेथड की ज़रूरत कहाँ पे होती है। फॉर एग्जाम्पल है, एक पहाड़ी है, आपको उसको उसकी जो हाइट है उसको मेजर करना है, तो आप कैसे करेंगे। क्लियर? एक फॉर एग्जांपल आपसे कह दें यहाँ से आप अर्थ पर हैं और आप अपने से दूर एक स्टार है उसकी डिस्टेंस को मेजर करिए, तो आप कैसे करेंगे। मतलब जो ऑब्जेक्ट आपके पहुँच में नहीं है, जो एक्सेसिबल नहीं है आपके लिए, उन डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड्स का यूज़ करते हैं। एक्चुअली इन मेथड्स को आप मे भी पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे इको आपने 9th क्लास में पढ़ा है ना, साउंड चैप्टर, तो इको पढ़ा है आपने, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको आता है वहाँ पर। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं एक एग्जांपल, एक हिल स्टेशन पर आप हैं और ये आपकी क्या हो गई, हिल हो गई, कोई भी पहाड़ी है। ठीक है, तो आपने क्या किया है, पहला मेथड है आपका इनडायरेक्ट मेथड का, रिफ्लेक्शन और इको, जिसे हम कह रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड इको। रिफ्लेक्शन के लिए अगर हम बात करें, ये एक पर्सन है जिसके हाथ में एक गन है और ये फायरिंग करना स्टार्ट करता है। तो जब ये फायरिंग करेगा तो फायरिंग करने के कुछ टाइम के बाद आपको इको सुनाई देगी, है ना। तो दैट मीन्स द टाइम इंटरवल बिटवीन दी फायरिंग एंड दी इको। जो टाइम इंटरवल होगा फायरिंग कब की और आपको इको कब सुनाई दिया, वो उन दोनों के बीच में जितना भी टाइम लगा वो तो आप टाइम इंटरवल ले रहे हैं। यहाँ पर क्या टाइम इंटरवल आप कंसीडर कर रहे हैं स्मॉल टी, एंड जो डिस्टेंस है आपकी, आपने एज्यूम की है कि आपके और हिल के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, एस। बट साउंड एक बार जाएगा देन वो रिफ्लेक्ट होकर के वो वापस आएगा, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इट बिकम्स 2s। देखिए यू हैव स्टडीड अबाउट इन योर 9th क्लास इन द साउंड चैप्टर। क्लियर? इको, वहाँ पे फॉर्मूला भी था, वही हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, दैट मीन साउंड का जाना और टकरा करके वापस आने में तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी, 2s, और कितने टाइम इंटरवल में, t। और अगर हम एज्यूम करें कि जो स्पीड है वो क्या रही होगी, v। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला नाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टेंट हिल, है ना। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि आपके और हिल के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, वी नो द फॉर्मूला, v इज इक्वल टू, दैट मीन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस आपकी कितनी है, s प्लस s, 2s एंड अपॉन t। सो v इंटू t इज इक्वल टू 2s एंड v इंटू t अपॉन 2 is equal to s. It will be your formula, and this principle is also used in sonar and radar and the laser for measuring the distance. Clear? So full form of sonar actually पता ही होगा आपको, sound navigation and ranging. Clear? तो this principle is also used in sonar, laser and so on, है ना। काफ़ी सारे मेथड्स हैं आपके, उसमें आप सेम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, यही आपका प्रिंसिपल रहेगा फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, है ना। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप क्या कह सकते हैं कि आप वैसे आपको बता दिया गया है कि लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए ही आप क्या यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स को आप यूज़ करेंगे। वेरी लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज एंड द वेरी स्मॉल एटॉमिक साइजेस कैन बी मेजर्ड ओनली बाय इनडायरेक्ट मेथड। देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंसेज और बहुत ज़्यादा छोटी डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे एटॉमिक साइज के लिए बात की जाए तो एटम कितना छोटा होता है, किसी भी पार्टिकल, किसी भी मैटर के लिए अगर आप बात करें, इस मैटर में तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, तो एटम कितना ज़्यादा छोटा होगा, तो उसकी रेडियस अगर आपसे मेजर करने के लिए कहा जाए, एटॉमिक साइज आपसे मालूम करने के लिए कहा जाए, तो आप किस टाइप के मेथड्स का यूज़ करेंगे, आप इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ द फर्स्ट मेथड वी हैव स्टडीड, हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन मेथड, और दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो यूज्ड, आई हैव टोल्ड यू। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब देखिए ट्रायंगुलेशन मेथड भी आप पढ़ चुके हैं ना। ट्रायंगुलेशन मेथड यू हैव स्टडीड इन योर 10th क्लास, दैट मीन्स बी इन योर मैथ्स हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है आपका। आपको मतलब एक हिल है या सामने एक टावर है, आपको उसकी हाइट मेजर करनी है, या कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ अगर हम सोचें कि मुझे कैलकुलेट करना है, एक चिमनी है उसकी हाइट मुझे मेजर करनी है, तो हम कैसे, मतलब हम बॉटम पे तो मेरी अप्रोच है
चिमनी की बॉटम पे मेरी अप्रोच है, लेकिन चिमनी का जो टॉप है अब मैं उसको स्केल से मेजर तो नहीं कर सकती ना कि स्टेप बाय स्टेप मैं स्केल लेकर जाऊंगी और चिमनी को हम वहाँ मेजर करेंगे। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, सॉरी। सो आपको क्या करना है, उसके टॉप पे अगर आपको देखना है उसकी टॉप टू बॉटम उसकी कितनी हाइट है किसी भी चिमनी के, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, आपके लिए इम्पॉसिबल है वो चीज़, या लॉजिकली आप उसे नहीं कह सकते कि लॉजिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग हम बात करें तो वो लॉजिकली नहीं बैठती, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्या, ट्राइंगुलेशन मेथड। दैट मीन्स फॉर मेजरिंग द हाइट ऑफ एनी टावर, एनी बिल्डिंग, एनी हाई बिल्डिंग एंड द हाइट ऑफ द चिमनी और सो ऑन। आप इसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्लियर। और अगर हमें हाइट भी मतलब किसी माउंटेन की अगर हमें हाइट मेजर करनी है तो भी हम उसको बता सकते हैं, यहीं पर सेम ट्राइंगुलेशन मेथड यूज़ करेंगे, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, ट्राइंगुलेशन मेथड। मेथड दैट इज इट्स योर मे बी सेकेंड मेथड, रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन एंड इको मेथड वी हैव डिस्कस्ड। सो नाउ ट्राइंगुलेशन मेथड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेथड? इट इज यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सच एज अ टावर, है ना। टावर ले सकते हैं, कोई भी हिल ले सकते हैं, कोई भी चट्टान पहाड़ी जो भी आप लेना चाहें ना, कोई भी एक हाई बिल्डिंग ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें आपके पास दो केसेस आएंगे एक्चुअली, ठीक है। नाउ द फर्स्ट केस इज ए बी इज दी हाइट ऑफ द टावर, ओके, एंड थीटा इज दी एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। आप इसी किस साइड, किस तरह से आप कौन सा व्यू देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे या ये टावर है और हम इसको यहाँ से देखना चाह रहे हैं, ये व्यू है हमारे लिए बहुत ज़्यादा लंबा टावर है, हम यहाँ से इसको देखना चाह रहे हैं, तो क्या हमारा व्यू ऑफ एंगल होगा या एंगल ऑफ एलिवेशन आप इसे कह सकते हो, तो इट इज़ योर थीटा। तो ये आप जब इसको देख रहे हैं इस पॉइंट पे, और ये द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड यू इज मेजर्ड बाय द एक्स, है ना। जो डिस्टेंस है आपकी और टार के बीच में वो क्या है, एक्स ही मेजरेबल है, क्योंकि ये तो आपको पता है। फॉर एग्जांपल टार यहाँ पर है और आप यहाँ पर है, ऐसे भी काफ़ी दूर है, दैट मीन्स ये आपके लिए मेजरेबल होगी, है ना। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दी हाइट ऑफ द टावर, है ना। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, तो थीटा है, ये भी आपके लिए मेजरेबल चीज़ हो सकती है ना, मेजरेबल कंडीशन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इज योर हाइट एंड दिस इज योर बेस, सो वी कैन राइट दिस tan theta इज इक्वल्स टू perpendicular upon base h upon theta. Tan theta is equal to h upon x. So by using the formula we can find out h is equal to x tan theta, है ना। And we know, that means we know the value of the x and the theta, है ना। अगर हमें इन दोनों की वैल्यू पता होगी तभी आप h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ लेट अस कंसीडर दी अनदर केस। अगर आपका जो टावर है वो कुछ इस तरह से हो कि जो डिस्टेंस x है ये हमारे लिए मेजरेबल ना हो, समटाइम्स x कांट बी मेजरेबल फॉर अस, है ना। वो हमारे लिए मेजरेबल हो ही नहीं सकती है, तो कैसे, किस केस में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि टावर आपका कहाँ है, रिवर के दूसरी साइड पर है, तो आप कैसे मेजर करेंगे डिस्टेंस, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका टावर है, अगेन हम कंसीडर करें ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, AB is the height of the tower and this is your the first view, मतलब आप रिवर के दूसरे साइड है, वहाँ से आप उसको देख रहे हैं। सो the angle of elevation is theta 1, और आप चलते किसी दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं Q पॉइंट पर, तो उस पर आप Q पॉइंट पर आप जाते हैं, वहाँ पर आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, और इसको हम कंसीडर कर रहे हैं थीटा 2। समझ रहे हैं आपकी रिवर से दूसरी साइड पर क्या हो रहा है, टावर है। अब आप कैसे करेंगे, देखो चलते ध्यान रखना है, कभी आप चले जाएं अभी, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको ऐसा करना है, फॉर एग्जांपल कि आप जो रिवर के एक साइड खड़े हैं और एक पॉइंट पर आप टावर को देख रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और तब आप उस पॉइंट से देखना चाहते हैं कि अब मुझे कुछ अलग से तो हाइट दिखाई नहीं दे रही है, तो इट्स योर फर्स्ट एंगल थीटा 1, इट्स योर सेकंड एंगल थीटा 2, दैट मीन्स द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 1 एंड थीटा 2। नाउ द डिस्टेंस विच इज मेजर्ड बाय, जो हमारे लिए मेजरेबल भी और मेजर भी कर सकते हैं, सो इट्स योर डिस्टेंस x, क्योंकि तो आपने किया ना। फॉर एग्जांपल आप पहले यहाँ थे और 1 किलोमीटर आगे चलने के बाद आपने Q पॉइंट कंसीडर कर लिया, क्लियर। सो इट्स योर h, the height of the tower, angle of elevation theta 1 and theta 2, and the distance between P and Q is x. So in this case आप यहाँ पे कर लीजिए। सो इन दिस केस आप देखिए इस थीटा 1 की अगर हम बात करें, tan theta 1 is equals to height upon base, that means AB over, अगर हम बात करें PB, AB over PB, that is H upon PB ही लिख लीजिए अभी, क्योंकि वो मेजरेबल थिंग नहीं है, ये हमने कोई कंसीडर नहीं किया है, कर भी सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसे कुछ कंसीडर करना चाहें। तो tan theta 2 is equals to AB upon QB, AB upon QB, क्लियर।
So AB upon QB, that is H upon QB. Now X is equals to, X क्या होगा आपका, X is equal to PB minus QB, PB minus QB. Clear? So find out the value of PB and QB from here. So PB is equals to क्या हो जाना चाहिए आपका, अगर हम इसको देखें PB is equals to हो जाएगा आपका H upon tan theta 1 and PB is equals to H 1 upon tan theta cot theta. देखिए बायो के स्टूडेंट जो होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन फिजिक्स में मैथ्स आनी ही आनी है बेटे, तो अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग जरूर रखिए. PB इज इक्वल्स टू H अपॉन कोट थीटा 1. इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं क्लास में फेस करती हूँ, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू. सो PB इज इक्वल्स टू H 1 अपॉन tan थीटा कोट थीटा 1. सिमिलरली अगर आप QB की बात करेंगे तो QB इज इक्वल्स टू H कॉट थीटा 2. आप इसको भी इसी टाइप से कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे 1 अपॉन tan थीटा कॉट थीटा 1 हुआ. सिमिलरली आप ऐसे QB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, सो पुट द वैल्यू हियर. PB एंड QB की वैल्यू आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो. सो PB इज इक्वल्स टू H कॉट थीटा 1 माइनस H कॉट थीटा 2 इज इक्वल टू H कॉमन कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2. क्लियर? एंड x इज इक्वल टू दिस. ठीक है, बट x तो आपके लिए क्या है, मेजरेबल है. सो मतलब सॉरी आपने मेजर कर रखी है, आपको पता ही है नॉन वैल्यू है, बट आपको हाइट कैलकुलेट करनी थी. तो आप हाइट के लिए क्या करेंगे, h इज इक्वल्स टू इट बिकम्स x अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है, कहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड में, कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2. क्लियर? PB माइनस QB, PB minus QB. Clear? And theta 1 and theta 2 is also known values. X is also known, and we now according to this formula we can find out the value of the H. So it's your second method according to the lecture. First आपने रिफ्लेक्शन और इको मेथड आपने पढ़ लिया है. सेकेंड इज द ट्रायंगुलेशन मेथड. नाउ कम टू द थर्ड. व्हाट इज थर्ड? अब देखिए आपको जो डायमीटर है किसी मून का अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे यूज़ करें, कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी चीज़ के लिए. फॉर एग्जांपल मून आपके सामने है, आप एक बार, ये मून है आपका, क्लियर, आप एक बार इस कॉर्नर पर देखते हैं टेलीस्कोप के थ्रू और एक बार आप इस कॉर्नर पर देखते हैं. ठीक है, मतलब आप मून की एक कॉर्नर पर आप अपने टेलीस्कोप को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, देन आप दूसरे कॉर्नर पर फिक्स करते हैं. तो जब आप इस पॉइंट पर हैं और आप एक बार इस कॉर्नर को देखते हैं और एक बार आप इस एज को देखते हैं इस मून के, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या हो जाएगा आपका डायमीटर D. क्लियर? और ये जो इन दोनों के लिए बीच में जो एंगल बना है वो हो जाएगा आपका थीटा. So actually what is AB? AB is the diameter and P is the point where you are stand. जहाँ आप खड़े हैं आप and you are the observer. आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं मून के लिए. Now in this topic we have to find out the measurement of the size of astronomical object. अगर आप किसी भी astronomical object है उसका साइज आपको मेजर करना है तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिकल फार्मूला आपको यूज़ करना है जो आपने पढ़ा होगा. अगेन देखिए मैथ्स की बात आ रही है तो आपको मैथ बेटे आना चाहिए. तो आप यहाँ पर कौन से यूज़ करेंगे मेथड, सॉरी फार्मूला आपने पढ़ा होगा ना, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. सर्कल में जब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका सर्कल है और आप इसमें सेंटर पे ये आपका एंगल थीटा बन रहा है. थीटा ये क्या होता है आपका, इट्स योर आर्क एंड इट्स योर रेडियस. सो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. यू हैव स्टडीड इन योर टेंथ क्लास मैथमेटिक्स. क्लियर? सो हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे. कैसे यूज़ कर रहे हैं कि हमें एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर फाइंड आउट करना है. आपने एक बार इस एच को देखा और एक बार आप इस एच को देखना है. इन दोनों कंडीशंस के बीच में आपका जो थीटा बना है, जो एंगल है आपका, ऑब्जर्वेबल एंगल है आपका, आप इसे यहाँ पे पैरेललिटिकल एंगल भी आप इसे कहते हैं. ये जो डिस्टेंस है आपकी क्या हो जाएगी, आपकी एस है. वी आर कंसिडरिंग है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज एस. इट इज ऑल्सो एस. ठीक है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि जो डायमीटर है और ये जो आपका पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये जो दोनों जो पॉइंट होंगे आपके क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. एज वी नो द रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल ना. तो इस कंडीशन में भी अगर हम सोचें इन दोनों डिस्टेंस की कंपेरिजन में तो जो ए बी और पी बी है आपकी वो इक्वल ही कंसिडर की जाएगी. क्लियर? क्योंकि ये डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फॉर्मूला वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल्स टू
थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। एज आई टोल्ड यू, एक्चुअली आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, आर्क अपॉन रेडियस का। तो इस सिचुएशन में आपका आर्क और रेडियस क्या होगी, आर्क होगी। देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचो, ये आपका आर्क है एंड ये आपकी रेडियस है, तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, आर्क, और ये होगा आपका रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस दैट मीन्स डी अपॉन एक्स, क्लियर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअली इसमें आपको मेजरमेंट करनी है किसकी, मतलब डायमीटर के लिए आप देख रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर फॉर एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। सो थीटा इंटू एस इज इक्वल्स टू डी। अब देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम आएगी एस के लिए, तो एस भी आप पैरेलक्स मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। एस क्या है आपका कि मून और आपके पॉइंट के बीच में ऑब्जर्वेबल जो पॉइंट है आपका, जिस पॉइंट पर आप खड़े हैं, कि मून और आपके बीच में कितने डिस्टेंस है, ये आप पैरेलक्स मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एस की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की जा सकती है। थीटा भी हमारे लिए ऑब्जर्वेबल है, हम टेलीस्कोप के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब दोनों नॉन वैल्यूज है। देन यू कैन फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ एनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, क्लियर। सो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एंड थीटा इनटू एस इज इक्वल्स टू डी। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ एनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, डी इज इक्वल टू थीटा इनटू एस। So the students see the next and important method of this lecture, पैरेलक्स मेथड, है ना। पैरेलक्स मेथड का यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल्स में। मोस्ट पैरेलक्स मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू ए स्टार एट मीडियम डिस्टेंस, ठीक है। देखिए आपकी जो स्टार्स होते हैं वो हमने तीन डायरेक्शन में यहाँ पर तीन मतलब एक तरह से कैटेगरी में डिवाइड कर लिए हैं, जो हमारे बहुत ज़्यादा पास होते हैं, जो हमारे मीडियम डिस्टेंस पर है, और जो बहुत ज़्यादा दूर है, फार अवे, है ना, क्योंकि लेयर्स के अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक्चुअली फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंसेस उन लोगों को, उन स्टार्स के लिए जो मीडियम कंडीशन में है। इसको आप एस कंसिडर कर लीजिए। इस स्टार के लिए हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इन दिस मेथड वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो वी आर कंसिडरिंग हियर द डिस्टेंस of the star from this to this point. Actually we know that जो अर्थ है आपका, अर्थ है जिस पर हम रह रहे हैं, अर्थ और ये जो आपका सन है, अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड दी सन, ठीक। सो वी आर कंसिडरिंग हियर दिस ऑप्टिकल पाथ, है ना, इलेप्टिकल। सो जो आपका इलेप्टिकल पाथ है, सॉरी इलेप्टिकल पाथ, तो इलेप्टिकल पाथ हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये आपके यहाँ पर अर्थ है, ये सन है, जो सब बताया गया है 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं इलेप्टिकल पाथ में। तो इस अर्थ पर अब हम यहाँ हैं, और फॉर एग्जांपल आप ही को कंसीडर अगर हम करें कि आप यहाँ पर खड़े हैं और आप स्टार की क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या डिस्टेंस है, ठीक है। तो अर्थ इस टाइम पर यहाँ पर है और आप मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जब आप टेलीस्कोप के थ्रू देखेंगे तो आप उसके एक पार्ट सेक्सेंट कहते हैं, आप उसे क्या करेंगे, इसके रेफरेंस में आप इसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। जो फार अवे है आपका, बहुत दूर है, क्योंकि इसकी जो फार अवे जो बहुत दूर होती हैं चीज़ें हमसे, उनकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि इसमें मैं किस तरह से ये चीज़ कह सकते हैं, अगर हम सन की बात करें, देखिए फॉर एग्जांपल हम बाहर जा रहे हैं किसी कंडीशन में, और बाहर है, हम किसी पॉइंट पे कंसीडर करते हैं कि क्या ये जो सन है इसकी जो डायरेक्शन है थोड़ी दूर आगे चलने पे हमारे लिए चेंज हो जाएगी। अब हम यहाँ पर है, हम देखते हैं कि यही है, फिर मैं थोड़ी सी आगे चलती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि शायद तो चेंज हो ही जाएगी सन की डायरेक्शन, लेकिन नहीं, सन की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। फिर हम थोड़ी सी और दूर चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सन की डायरेक्शन फिर दोबारा वही है, क्योंकि सन हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन है वो कभी चेंज नहीं होती। सिमिलरली जो ये जो फार अवे है जो स्टार्स, तो इनके लिए हमने क्या किया है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के एक पार्ट को, दैट मीन्स आप कंसिडर करें ये पार्ट है, और उस पार्ट को हमने इस फार अवे स्टार्स के, इस फार अवे जो स्टार है इसकी रेफरेंस में हमने इसको फिक्स कर दिया, और दूसरे स्टार को हम क्या करें, जिसके लिए हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, उसके लिए हम क्या बना रहे हैं, एंगल या पैरेललिटिक एंगल हम यहाँ पर देख रहे हैं। जब हमें वो प्रॉपर दिख जाएगा हम इसको यहाँ पर स्टॉप करके छोड़ देंगे। क्लियर, समझ में आया? दोबारा ये देख लीजिए, पैरेलक्स मेथड में हम दो प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। एक तो ये जो सन का डायरेक्शन की मैंने आपको बात बताई कि जो सन है वो कभी भी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। मेरी रेफरेंस में मैं अगर यहाँ पर हूँ तब भी यही डायरेक्शन है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाऊँगी तब भी यही डायरेक्शन रहेगी, फिर अगर हम यहाँ पर आएंगे तब भी यही डायरेक्शन रहेगी सन के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं आगे आ गई हूँ तो सन मेरे से पीछे रह गया होगा। क्लियर, तो जो चीज़ें बहुत दूर है हमसे उनकी लिए डायरेक्शन हमारी चेंज नहीं होती है। एंड द जो सेकेंड मैथड, थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। क्लियर, सो आप हमने यहाँ पे क्या बात की, दोबारा से हम एक फार अवे वाली कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, एक वो स्टार जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, एक वो स्टार जो मीडियम लेवल पर है। तो जो बहुत ज़्यादा दूर है उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट के सेक्सेंट जो पार्ट होता है उसके पार्ट को हम यहाँ पे फिक्स करके छोड़ देते हैं, और दूसरी जो उसका पार्ट है उसको हम वहाँ पर इसको चलाना स्टार्ट करते हैं, और स्टॉप तब करेंगे जब वो स्टार हमारे लिए क्या हो जाए, विजिबल हो जाए उस पॉइंट पर।
क्लियर। सिमिलरली अब हम क्या कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे इंस्ट्रूमेंट को इसी कंडीशन में 6 मंथ के लिए, और आफ्टर 6th मंथ देखिए, क्योंकि अर्थ क्या करती है 365 डेज में कंप्लीट करेगी अपना रिवोल्यूशन, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। दैट मीन्स आफ्टर 6 मंथ वो कम्प्लीटली कहाँ पर आ जाएगी, अपने डायमीटर पर, ठीक है। तो वो अर्थ यहाँ पर आ गई। सिमिलरली क्या करेंगे, जो आपका फार अवे वाला पॉइंट था उसके लिए तो इंस्ट्रूमेंट की जो सिचुएशन है वो सेम रहेगी। अब आप दोबारा उस स्टार को देखने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे थे, डिस्टेंस, है ना, जो मीडियम लेयर में है आपकी डिस्टेंस, है ना, मीडियम कंडीशन, मीडियम डिस्टेंस है जिनके लिए। तो आप दोबारा से उसको चलाने स्टार्ट करते हैं और क्या फाइंड आउट करते हैं, उसकी डायरेक्शन को। तो अगेन आपको एक एंगल मिलेगा यहाँ पर। सो इट्स योर θ1 एंड इट्स योर θ2। क्लियर, समझ में आ रहा है ये कंडीशन। ये पहले आपने बिफोर 6 मंथ एंड आफ्टर 6 मंथ। तो द अर्थ रीचेज टू दी reaches at the diameter, reaches at the other end of the diameter, and the distance between this is 2 astronomical unit। क्लियर, 2 AU। इसको अभी आप कंसिडर ना करें, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, फोकस करें यहाँ पर। तो θ1 इज योर फर्स्ट एंगल, θ2 इज योर सेकंड एंगल। सो अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री ये जो एंगल होगा आपका, ये भी कितना हो जाएगा θ1, एंड इसके अकॉर्डिंग ये भी कितना एंगल हो जाएगा θ2। कंप्लीट की अगर हम बात करें तो ये पूरा एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू थीटा। और ये जो डिस्टेंस है आपकी, जो आपका ये पॉइंट है, आप यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, बेसिस। दैट मीन्स इसको हम कंसीडर कर रहे हैं बी। ये जो आपका पैरेटिकल एंगल, पैरेनेटिकल जो एंगल होता है आपका, पैरेलैक्स मेथड में जो एंगल आपका बन रहा है ये थीटा, आप इसे क्या कहते हैं, पैरेनेटिकल एंगल। तो इस एंगल के सामने जो साइड होती है आप इसे कहते हैं बेसिस। तो इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप बी से इस डिस्टेंस को, डायमीटर को। सो अकॉर्डिंग फॉलो द सेम प्रिंसिपल, द थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये क्या हो गया आपका थीटा। इसके लिए अगर आप कंसीडर करें, दोबारा से देखें तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल। तो ये हो गया है आपका थीटा। थीटा इज इक्वल टू आर्क, और आर्क जो है आपकी वो जस्ट सिमिलर मान ली गई है। दैट मीन्स ये जो आर्क है ये सिमिलर मान ली गई है किसके, डायमीटर के। अर्थ के डायमीटर के बीच के रेफरेंस में अगर बहुत छोटी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपॉन सॉरी आर्क अपॉन रेडियस, ए बी अपॉन आर, सॉरी बी अपॉन आर। क्लियर, बी क्या है आपका, ये बेसिस, एंड आर इज दी डिस्टेंस। क्लियर, और ये दोनों डिस्टेंसेस भी क्या मानी गई है, सेम, ठीक है। सो ये हो जाएगी आपकी क्या, आर। थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन आर। नाउ इन दिस मेथड वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस आर। सो आर इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, बिकॉज थीटा इज ऑल्सो नॉन वैल्यू एंड बी ऑल्सो एक्चुअली बी भी हम जानते ही हैं, ये हमको पता चल गया है। तो बी भी आपको पता होती है, थीटा भी आपको पता होता है। नाउ यू कैन फाइंड आउट now you can find out the value of the r, that means distance of the astronomical object from the earth। क्लियर। अब इस पैरेलैक्स मेथड का आप यूज़ करते हैं अपने प्रैक्टिकल्स में भी, ठीक है। ऑप्टिक्स के जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं वहाँ भी आप पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल्स में आप यूज़ करते हैं इस मेथड को। पैरेलैक्स एरर निकालने के लिए भी बोला जाता है आपसे पैरेलैक्स मेथड कैसे, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर, तो पैरेलैक्स मेथड आपका फिनिश हो गया। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको लगता है या फिर यूजफुल है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।